जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए सोशल रिसर्च के ऊपर जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, वाई इज़ एन एथनोग्राफिक स्टडी अनलाइकली टू यूज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पल जो है वो यूज़ होता है अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और उसकी नवीयत भी ऐसी है कि वो आप स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं और वो आप उधर ही यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जो स्टडी है, रिसर्च है, वो क्वांटिटेटिव है, जहाँ पे आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम भी है। लेकिन एथनोग्राफिक स्टडी आपकी इन डेप्थ स्टडी है, उसमें क्वालिटेटिव अप्रोच है और उसमें आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मौजूद हो, तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पल यूज़ नहीं कर सकते। सो डी इज़ द राइट आंसर है, मीन्स कि बिकॉज द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट ऑफ जनरलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, बिकॉज द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल हु इज़ विलिंग टू टॉक टू दैम। कोई भी आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लिस्ट नहीं बना सकते कि जस्ट यही बंदे हैं जो मुझसे बात करेंगे, बिकॉज इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई अ सैम्पलिंग फ्रेम। जी बिल्कुल, लिस्ट या सैम्पलिंग फ्रेम बनाना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो आप कैसे उन सब लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, अपार्ट फ्रॉम पीपल व्हाट एल्स कैन बी पर्पसिव सैम्पलिंग बी यूज्ड फॉर। तो इसका डी राइट आंसर है, एनी डॉक्यूमेंट्स, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सब जो हैं वो शामिल हैं पर्पसिव सैम्पलिंग में। जो आपके पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए जो सैम्पलिंग होती है रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। और नेक्स्ट वन, ओके, व्हाट कैन बी जनरलाइज्ड फ्रॉम ए पर्पसिव सैम्पल। ओके, इज़ द राइट आंसर हियर दैट द फाइंडिंग्स आर ट्रू फॉर ब्रॉडली सिमिलर केसेस। अगर आप लोगों ने पंजाबी लोगों के ऊपर कोई रिसर्च की है, तो आप दूसरे जो पंजाबी लोग हैं उनके ऊपर उसको जनरलाइज कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपने एक रिसर्च की है, तो आप पूरे पंजाब के अजला के ऊपर अगर टॉपिक की नवीयत ऐसी है, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं कि बाकी सब भी ऐसे बिहेव कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सर्वे रिसर्च। सो सी इज़ द राइट आंसर है, द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन। जी, आप बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको मिस कर सकते हैं जब आप सर्वे रिसर्च करते हैं, क्योंकि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसमें पॉसिबल नहीं होती। ओके, द नेक्स्ट वन, द की एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ओवर सर्वे रिसर्च इज़ दैट। सो डी इज़ द राइट आंसर है, इट अलाउज यू टू ऑब्जर्व पीपल्स बिहेवियर डायरेक्टली। डायरेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि सर्वे रिसर्च में नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टू ऑब्जर्व behavior in public places because B is the right answer. It is not feasible to construct sampling frame of interactions. जी, वहाँ पे अगर लोग खड़े हैं तो कोई भी वहाँ पे आकर खड़ा हो सकता है, कोई भी वहाँ से जा सकता है, इसलिए आप सैम्पलिंग फ्रेम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। ओके, द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सो सी इज़ द राइट आंसर है, इमोशनल सैम्पलिंग, ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। ओके, द नेक्स्ट वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स of often leveled at structured observation is that. So D is the right answer here. It does not allow us to understand the intentions behind behavior. जी बिल्कुल, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है, आपने रूल्स को फॉलो करना है, आपके पास कोडिंग है, कोडेड आपके पास शीट्स हैं, उनको आपने सिर्फ कोड करते जाना है, टिक करते जाना है, तो आप जो है वो इन डेप्थ मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग की तरफ तो जा ही नहीं सकते। ओके, इसलिए एक क्रिटिसिज्म है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। डी इज़ द राइट आंसर हियर, फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। किस तरह से आपकी पूरी रिसर्च चलेगी, ये आपका रिसर्च डिज़ाइन आपको बताता है। ओके, द नेक्स्ट वन, इफ़ ए स्टडी इज़ रिलायबल दिस मीन्स दैट। बी इज़ द राइट आंसर हियर, द मेजर्स डिवाइज्ड
फॉर कॉन्सेप्ट्स आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। जी, रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि जो आप ने मेजरेबल कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं या मेजर्स बनाए हैं मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के लिए, उनको ऑपरेशनलाइज किया है, वो किसी भी ओकेजन में अगर आप उनको तोलें मापें तो सेम रिज़ल्ट दें। मिसाल के तौर पर एक वेट मशीन है तो वो रिलायबल तभी होगी अगर हर दफ़ा वो एक ही जितना वज़न बताएगी, लेकिन अगर वो आप 2-3 दफ़ा चेक करते हैं वो हर दफ़ा डिफरेंट वज़न आपका बता रही है तो वो डिवाइस आपकी रिलायबल नहीं है। इसी तरह ये रिसर्च में भी एप्लीकेबल होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द राइट आंसर है, द वन दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। जी बिल्कुल, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते। हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद जो खुद ब खुद चेंजेस होते हैं वो जन्म लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन? सी इज़ द राइट आंसर है, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन वन केस एट वन मोमेंट इन टाइम। जी, एक वक्त में मुख्तलिफ जो एक से ज़्यादा केसेस से हम जो स्टडी करते हैं, रिसर्च या डेटा कलेक्ट करते हैं, हम उस डिज़ाइन को क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, जो ये क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के जो अपोजिट है वो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, लॉन्ग टाइम होता है उनका रिसर्च का, कई साल तक चलती रहती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ आर एन एग्जाम्पल ऑफ, बी इज़ द राइट आंसर, कंपैरेटिव डिज़ाइन, जिसमें आप कंपेयर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अ ग्रैंड थ्योरी? बी इज़ द राइट आंसर, वन that is highly abstract and makes broad generalization about the social world. Okay, the next one, an inductive theory is one that, D is the right answer, allows theory to emerge out of data. जी, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। अब सुसाइड की थ्योरी लेके जनरल थ्योरी, उसको हम स्पेसिफिक साइड पे ले जाएं तो वो डिडक्टिव लॉजिक है, आपने डिड्यूस किया है। और इंडक्शन जो है, इंडक्टिव लॉजिक, जब आपकी रिसर्च से कोई थ्योरी जन्म ले लेती है और वो एक थ्योरी बन जाती है। किसी थ्योरी का जो मतलब प्रोड्यूस होती है आपकी रिसर्च के बाद, तो उसको हम, इसमें आपका हाइपोथेसिस नहीं होता, बल्कि यूजुअली आप रिसर्च क्वेश्चन लेके रिसर्च स्टार्ट करते हैं और यूजुअली ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और ऐसी जो रिसर्चेस हैं उसके बाद थ्योरीज बनती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, the qualitative research strategy places a value on, B is the right answer here, generating theories through inductive research about social meanings। देखिए, जो मैंने आपसे पहले बात की है कि थ्योरीज को जनरेट किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में और सोशल मीनिंग्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन, एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज, सी इज़ द राइट आंसर हियर, हाउ मच टाइम एंड मनी यू हैव टू कंडक्ट द रिसर्च। जी, आपके पास पैसे कितने हैं और आपके पास टाइम कितना है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, यू कैन मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्सेज बेस्ट बाय, डी इज़ द राइट ऑप्शन हियर, वर्किंग आउट टाइम टेबल, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना, फाइंडिंग आउट व्हाट रिसोर्सेज आर रेडीली अवेलेबल टू यू, कौन से रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, एंड कैलकुलेटिंग ए बजट फॉर लाइकली एक्सपेंडिचर, के कितना खर्चा हो सकता है वो उसका आप एक बजट पहले से बना लें। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हियर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, द नेक्स्ट वन, हाउ कैन यू टेल इफ़ योर रिसर्च क्वेश्चंस आर रियली गुड? सो इफ़ दे गाइड योर लिटरेचर रिसर्च, जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया था, if they are linked together to help you construct a coherent argument, एक दूसरे को वो सपोर्ट करें क्वेश्चंस, ये ना हो कि एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया हुआ वहाँ से और बिल्कुल वो आपस में मैच ना करें। if they force you to narrow the scope of research, क्या वो आपको ये भी अलाउ करें कि आप अपनी जो रिसर्च है उसका स्कोप कम करते जाएं, उसका फोकस बढ़ाते जाएं, तो ये भी आपको वो अलाउ करें। ओके, द नेक्स्ट वन, which of the following should be included in research proposal? So C is the right answer here, your choice of research methods and reasons for choosing them, कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और क्यों आप उसको जो है वो चूज़ कर रहे हैं,
ये रिसर्च प्रपोजल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू थिंक अबाउट व्हेन प्रिपेयरिंग योर रिसर्च? सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर, ऑल ऑफ द अबव। योर सैम्पलिंग फ्रेम, द एथिकल इशूज़, निगोशिएटिंग एक्सेस टू द सेटिंग। ओके, द नेक्स्ट वन, मैं जल्दी में इसलिए हूँ, मेरी बैटरी फ़ोन की लो है तो मैं चारों के जल्दी से कवर कर लूँ। वट प्रैक्टिकल स्टेप्स कैन यू टेक बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर रिसर्च? सो डी इज़ द राइट आंसर। फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट योर इंस्टीट्यूशंस रिक्वायरमेंट, आपका एकेडमिक जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, थीसिस किस तरह से वो डिमांड करता है। मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यू प्लान एंड अप्लाई फॉर क्लियरेंस फॉर योर प्रोजेक्ट थ्रू एन ethics committee. Okay, the next one, why do you need to review the existing literature? C is the right answer here, to find out what is already known about your area of interest. वो हमने पहले भी बात की है। Okay, the next one is systematic literature review is B is the right option here, a replicable scientific and transparent process. एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में आप ये करते हैं जो रेप्लिकेबल भी हो सकता है, उसको बार बार आप दोहरा भी सकते हैं। What is the first stage of systematic review? B is the right option here. Define the purpose and scope of the review. जी, और कुछ भी पढ़ने से पहले उसका पर्पस और स्कोप जो है वो ज़रूर लिख लें, तो वो आपको हमेशा फ़ायदा देता है। इसलिए पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिव्यू जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप है। ओके, द नेक्स्ट वन, द टर्म सेकेंडरी एनालिसिस रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ, सी इज द राइट आंसर हियर, analyzing existing data that has been collected by another person or organization। जी बिल्कुल, जैसे सोशो इकनॉमिक या इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, तो वो छपता है तो लोग उससे पढ़ते हैं, CSS के जो कैंडिडेट्स हैं उसको पढ़ते हैं, उससे डेटा लेते हैं और फिर अपने जो एसेस हैं उसमें मदद उनको मिलती है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब वो पब्लिश करती है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो ये सेकेंडरी आपका होता है। प्राइमरी